ये हर संडे को आप चाहोगे तो रिवीजन हो सकता है किसी भी चैप्टर का। आपको सिर्फ एक बार उसे रीडिंग करनी है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है 4 लेक्चर। इसमें आता है कंडक्टेंस से लेके। कंडक्टेंस मतलब होता है कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है वो कंडक्टर हो गया। जैसे मैंने कहा कि दिस इज बेस्ट कंडक्टर, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा पास करता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये अलाउ करता है टू पास थ्रू देम, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स होता है ईज टू कंडक्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम दिखाते हैं सी से या जी से। किसी बुक में सी लिखा रहेगा, किसी बुक में जी लिखा रहेगा, या दोनों लिखे होते हैं, बात एक ही है। तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टेंस, जो रोकता है। कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, और जो रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है। दोनों चीज जरूरी है। आप कहोगे कैसे? जैसे आप बाइक चलाते हो, तो बाइक में क्या होता है, एक एक्सीलरेटर होता है जो स्पीड बढ़ाता है, और एक होता है ब्रेक जो स्पीड को रोकता है। तो दोनों चीज जरूरी है, क्योंकि एक्सीलरेटर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो आपको एक टाइम रोकना भी पड़ेगा, तो ब्रेक की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर कंडक्टेंस भी है तो वहां पे रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ही एक चीज होगी तो उससे सॉल्व नहीं होता। तो रेजिस्टेंस का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इसका अपोजिट, इसको आर से दिखाते हैं, या फिर अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए आपने फिजिक्स में इस तरीके से देखा होगा, जैसे आप स्पीड ब्रेकर देखते हो, आप रास्ते में चलोगे तो स्पीड ब्रेकर ऐसे दिखते हैं। उसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, ताकि आप समझ जाओ कि स्पीड को रोक रहा है। लेकिन ये किसकी स्पीड को रोकेगा? इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को रोकेगा ये। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस होता है जो जो कंडक्टेंस होता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो इसे कहते हैं मो, उल्टा, ओम का उल्टा, या फिर ओम इनवर्स। और एक स्पेशल नाम आप यूज करते हैं, साइमंस, एस से दिखाते हैं। तो बुक में बहुत बार एस यूज किया जाता है। एस होता है कंडक्टेंस के लिए, ध्यान रखना। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। इसके बाद आता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो पहले रेजिस्टिविटी को देखते हैं। रेजिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी मीन्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड आ गया ना कहीं पे भी, तो ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के लिए हम कैसे निकालते हैं? देखो, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ बढ़ा दोगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे एक वायर, आपको ए और बी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आपने देखा लेंथ इतनी रखी है। दूसरी बार हमने आपको दूसरी वायर दे दी, अब इसकी लेंथ है देखो ये, तो आप समझ जाओगे, ये देखो ये किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी? जिसकी लेंथ कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। और लेंथ कर दो वायर की, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसने दोनों को मिक्स कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या होगा? L अपॉन ए हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज होता है, इसे कहते हैं रो। इसका वर्ड है रो, और रो को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? देखो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? इसकी यूनिट के लिए इसको देखो, इसको दिखाते हैं ओम से। इसको होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओम मीटर बच गया। तो ये रो की यूनिट हो गई। तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, मेन चीज को छोड़ के बाकी सबको वन मान लेना। कभी भी डिफाइन किसी की होगी वो सबसे आसान है। जब आप फॉर्मूला देखते हो उसी से उसकी डिफाइन बन जाती है। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसमें क्रॉस सेक्शन का एरिया जो कंडक्टर का होगा वो 1 होगा, 1 मीटर क्यूब या स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है 1 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, यानी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया।
होगा, तो जितना उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी हो गई, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है। डेफिनेशन सबसे आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मेन चीज को छोड़ के बाकी सबको 1 मान लो, तो ये डिफाइन आप खुद बना सकते हो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो बस। अब इसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा। तो कप्पा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले को रख दो जो अभी हमने निकाला था, क्या है, आर ए अपॉन एल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन आर को हम कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन में कंडक्टेंस दिया होगा तो आप ये लिखोगे, रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये वाला लिखोगे, तो आप एक दूसरे को चेंज कर सकते हो इसमें। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी किसी की डिफाइन लिखनी है तो बाकी सबको 1 मान लो और मेन चीज को रखो बस। तो हम बोलेंगे सी मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कब, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे हम, और सॉल्यूशन तो लेंथ और एरिया होती नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पता है आपको लेंथ इंटू एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, क्योंकि सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्यूशन का ना तो लेंथ होगा ना एरिया होगा, तो इसीलिए जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम उसको कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपने। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए फॉर्मूला आ गया। अगर आर नहीं दिया होगा तो सी एल अपॉन ए आ गया फॉर्मूला। अब जो एल और ए होता है वो क्या होता है, सेल का लेंथ और एरिया होता है। तो इसको जगह पे हम एक यूज करते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट मतलब होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, उसे कहते हैं सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा। अगर आपने कोई भी सेल यूज किया है तो आप लेंथ को भी चेंज नहीं करोगे, एरिया भी चेंज नहीं करोगे, तो ये तो फिक्स रहेगा किसी भी रिएक्शन करने के लिए। तो इसीलिए इसे कहते हैं सेल कांस्टेंट और डिनोट करते हैं जी स्टार से। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, और फिक्स किसकी होगी, जो भी आप सेल यूज करोगे उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया फिक्स होगा, तो इसीलिए हम इसे सेल कांस्टेंट कह देते हैं। डिफाइन क्या है कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मोलर कंडक्टर। पहले मोलर को देख लेते हैं। मोलर से ही आपको नाम समझ में आ जा रहा है, मोलर का मतलब मोल, यानी कि जितने भी जो कंडक्टेंस होगा कौन करेगा, ऑल आयंस। कौन से आयंस, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, तो जब 1 मोल, देखो मोलर से पता चल रहा है, मोल की बात हो रही है कि जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया है तो इसके जितने आयंस हैं वो जितना कंडक्टेंस कर रहे हैं वो मोलर कंडक्टिविटी हो गई। नाम से ही पता चल रहा मोलर, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस करेगी वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, डिनोटेड बाय लेमडा एम। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक है कप्पा इंटू वॉल्यूम और दूसरा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोल के लिए मोलैरिटी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसकी यूनिट इसी के बेस पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए ध्यान रखना, आपको लीटर नहीं लिखना है, मीटर क्यूब लिखना है या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल यूज कर रहे हैं और सेल का हम क्या करेंगे, लेंथ और एरिया ले रहे हैं, इसीलिए हम सेंटीमीटर में या मीटर में लिखते हैं, लीटर में नहीं लिखते, ध्यान रखना। तो इसमें आपको लीटर में नहीं मिलेगा, जबकि हम कहते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे लीटर नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे मोल पर मीटर क्यूब। तो आपको लगेगा मीटर क्यूब क्यों लिख दिया, तो क्यों लिखा है वो, क्योंकि यहाँ पे हम सेल को यूज कर रहे हैं और सेल में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और लेंथ होगा, तो उसके बेस पे हम मेजर करते हैं, इसीलिए मीटर क्यूब लिखा जाता है। और इसी का ठीक अपोजिट सेम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, देखो सब कुछ सेम है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल आयंस किसके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, एक वर्ड चेंज करना है बस, जहां पे मैंने मोल लिखा था वहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करना है, 1 मोल की जगह पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट करना है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रखा हुआ है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस है वो जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया, नाम से ही पता चल रहा है हमें। इसको डिनोट करते हैं EQ, EQ मींस इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, K इंटू वी, दूसरा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं, अगर आपने नॉर्मेलिटी पढ़ी है तो उसी में हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो ये भी आपका एक पोर्शन खत्म हो गया। अब इसमें डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वाटर ऐड करने पे पहली चीज है कंडक्टेंस। देखो कोई भी चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, आयंस की वजह से हो रहा है, जितने आयन ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगी, सीधी सी बात है। अब जैसे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से क्या होगा, उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है टूटने की, यानी उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं टूटती है, स्टार्टिंग में 50% टूटी, पानी मिलाओगे फिर ये 60% टूटा, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करोगे तब 100% होता है, अदरवाइज कम रहता है। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आयंस पे। आयन ज्यादा होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को केवल दो ही चीज पास करती है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी के पास, जैसे मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास आयंस होंगे, बस, और कोई तरीका नहीं हमारे पास, इसके अलावा कोई भी दुनिया में मेथड नहीं है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो आयंस होना चाहिए। अगर मैंने कहा कोई एक्स है और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो इसमें दो ही रीजन है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री या फिर फ्री आयंस होंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ेंगे, जबकि वाटर ऐड कर रहे हैं। दूसरा इसमें आता है कप्पा, कंडक्टिविटी। कप्पा का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम। अब इसमें पर वॉल्यूम आ गया क्योंकि स्पेसिफिक है, हम कह रहे थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है मैंने कहा था जिसको हम 1 मानते हैं वो अपॉन में जाता है हमेशा, तो ये वॉल्यूम अपॉन में आ गया। अब पहले केस में आपने किया तो 50% टूट रहा है, फिर सर आपने पानी मिलाया, हाँ बताओ। सर एक बार दोबारा से बोलना, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा ये कौन सा, ये वाला टॉपिक ना, ये केस है ही। यस सर, यस सर। ओके ओके, देखो कप्पा के केस में क्या होगा, कप्पा का मतलब होता है कि जितने भी कंडक्टेंस हो रहे हैं वो नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यानी कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और कंडक्टेंस का मतलब नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि जितने आयन ज्यादा होंगे उतना कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में हमने लिया तो कोई भी चीज 50% टूटी, जैसे मैंने कहा आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा तो जरूरी नहीं आपको 100% आ जाएगा, हो सकता है आपको केवल 40% आया हो, फिर आप उसमें दोबारा पढ़ाई करते हो फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा आता है। तो ऐसे हमने इसमें वाटर जैसे डालेंगे तो इसमें जो 50 हैं जो अभी टूटे नहीं है, तो ये वाटर क्या करेगा, उसमें से कुछ पार्टिकल को फिर तोड़ेगा। सपोज इसने 1 लीटर को मिलाया, पहले 1 लीटर था इसमें, तो अब 2 लीटर हो गया आपके पास और 60 आयंस ही टूटे। फिर आपने दोबारा फिर पानी मिलाया 1 लीटर का, फिर इसके बाद ये 60 से हो गया 70% टूट गया, ठीक है। तो हम पर वॉल्यूम देखेंगे कितना हुआ, इसमें 50 आयंस है पर लीटर, इसमें 60 आयंस है 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना हो गया 30 आयंस, और ये 70 है 3 में, क्योंकि 3 लीटर हो गया अब इसमें पानी, तो सबसे कम किसमें होगा, 2 3 जा 6 और ये 33 के आसपास आएगा, 1 सेकेंड, 3 2 जा, अच्छा 2 आएगा यहाँ पे,
तो सबसे ज्यादा किसमें, पहले वाले में। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाओगे क्या होगा, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला चीज है जो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन में, बस बाकी सब इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर वॉल्यूम है। देखो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पानी मिलाओगे नंबर ऑफ आयन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मेन व्यू क्या है, पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेस पे कम होते जा रहा है। 1 लीटर में 50 आयन से 2 लीटर में 60 है, लेकिन एक में कितना हो गया, 30 हो गया। और ये 3 लीटर में 70 है। तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए कप्पा डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। तो ये लॉजिक भी याद रखना है आपने, क्योंकि एक क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में पूछा जाता है आपसे कि एस कप्पा क्यों डिक्रीज होता है, तो वो आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज क्या है इसमें कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए कप्पा डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। इसके बाद तीसरा और चौथे का सेम रीजन है। देखो थर्ड और फोर्थ का रीजन सेम है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का रीजन सेम है, कप्पा इनटू वॉल्यूम, ये भी कप्पा इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता है कि कप्पा तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फिर इसमें एक लॉजिक आता है, या बुक में आप देखोगे इसका आंसर, कि वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कप्पा डिक्रीज। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा। वैसे भी देखो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 50 था 1 लीटर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 हो गया। दूसरे में 30 था 2 लीटर में, तो दोनों का मल्टीप्लाई 60 हो गया। फिर 23.3 था 3 लीटर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 70, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि कप्पा डिक्रीज हो रहा है, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी पानी ज्यादा बढ़ा रहे हो तब जाके, और कप्पा डिक्रीज कम हो रहा है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू भी बढ़ेगी। और दोनों का रीजन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है आंसर में, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो रीजन भी दोनों का सेम है कि जो कप्पा डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कप्पा डिक्रीज। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इनकी बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंक्रीज होगा किसके कंपैरिजन में, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो। ठीक है, तो ये भी टॉपिक खत्म होता है। यहाँ तक पूछो मुझे कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। आपको मैं इसके बाद सारे रीजनिंग टाइप भी भेजता हूँ आप उस ग्रुप में, और आप उससे देखो, जो समझ जाएगा वो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई भी साइड बुक को पकड़ो और उसके रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखो, तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे उसके, अगर आपने समझ लिया तो। इसी के बीच से क्वेश्चन देते हैं बस। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलरॉक्स लॉ। 4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नॉन्स इक्वेशन का, एक कंडक्टेंस का, एक कोलरॉक्स लॉ का, एक फैराडे लॉ। इसमें से 101% क्वेश्चन आता है आपके पास, एक से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से आगे मैं आपको 3D में भी दिखा सकता हूँ, जैसे आपने समझ लिया है तो इसको 3D में दिखा दिया सेल के वर्किंग या इस तरीके से, ताकि आपको आसानी हो जाए और ज्यादा समझने में। अब देखो इसमें कोलरॉक्स लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये जो साइंटिस्ट था इसने एक रिसर्च किया, उसने क्या देखा कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपने देखा CH3COOH, ये वीक एसिड है। अब आप इसमें कितना भी पानी मिला दो, चाहे आप पूरा समुद्र भी इसमें मिला दो, लेकिन ये 100% नहीं टूट सकता, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। तो फिर उसने कहा कि क्या किया जाए, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब उसने स्ट्रॉन्ग को देखा, जैसे स्ट्रॉन्ग KOH है, स्ट्रॉन्ग है। अब इसको उसने इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, यानी बहुत ज्यादा पानी मिलाया, तो उसने देखा कि ये 100% टूट सकता है, पॉसिबल है ये। तो फिर उसने जो फॉर्मूला बनाया वो किसके लिए बनाया, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 100% नहीं टूट रहा है, वो तो डिपेंड करेगा
कोई 50% टूट रहा है, कोई 60 टूट रहा है, कोई 70 टूट रहा है, तो इसका कोई फिक्स नहीं था, इसलिए वो इसके लिए फॉर्मूला बनाने में फेल रहा। केवल किसके लिए बना पाया? स्ट्रॉन्ग के लिए बना पाया। क्यों? क्योंकि ये 100% टूट सकता है इनफिनाइट डाइल्यूशन में, ये नहीं टूट सकता है, चाहे आप इसमें कितना भी पानी मिला दो। जो वीक एसिड आपने सुना, वीक बेस सुना आपने, वो कभी भी 100% नहीं टूटते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। अब उसने क्या रूल दिया देखो इसका, तो कोलरॉक्स लॉ क्या था? अगर मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में कहेंगे तो उसने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें किसी की कंसंट्रेशन 0 हो जाए। अब सोचो आपने गिलास पानी लिया, उसमें आपने चीनी मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो इसमें चीनी की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने इसमें पूरा समुद्री मिला दिया तो क्या होगा? अब तो चीनी का पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन को हम 0 मानेंगे। तो उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, मतलब जहां पे किसी भी चीज की कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। और ये कब होगा? जब हम उसमें क्या करेंगे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे, बहुत ज्यादा इसे डाइल्यूट कर देंगे, तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो कैसे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी? ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस केस में 0 हुई? जब आपने उसे इन्फिनाइट डाइल्यूशन किया। तो इसकी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डिफाइन क्या होती है? कि जब जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाए, या फिर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, उसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये समझ में आ गया आपको लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन 0 किस केस में हो गई, ये चीज जरूरी थी। क्योंकि कैसे आपको कैसे लगेगा, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने, अब इसमें मैंने कुछ चीज मिला दिया, वाटर है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो इसकी तो कंसंट्रेशन होगी 0, कैसे हो सकती है? लेकिन उसने कहा जब हम इसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाते, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूट कर दें इसे, तब तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका पता नहीं चलेगा। यानी ये नहीं कि ये गायब हो गया, लेकिन बहुत कम हो गया, तो हम उसको किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं। इसीलिए उसने उसको वर्ड दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब उसने कहा कि जैसे NaCl है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, देखो इसको नोट से दिखाते हैं, या फिर ये वर्ड है। अब आप समझ गए, आप 0 क्यों कह रहा है वो? क्योंकि कंसंट्रेशन 0 है। इन्फिनिटी क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन है। तो किसी बुक में नॉट लिखा रहता है, किसी बुक में इन्फिनाइट लिखा रहता है, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, तो उसने कहा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। देखो इट्स आयंस मतलब ये Na+ और Cl-। क्यों? क्योंकि ये 100% टूट रहा है। अब वीक तो टूट ही नहीं रहा है, तो हम इक्वल कैसे कह देंगे उसे? तो इसीलिए वीक के लिए फॉलो नहीं करता। और अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में कहेंगे तो इक्विवेलेंट की केस में क्या कहेंगे? उसके जितने भी आयंस यानी कैटायंस होगा और जितना उसका एनायंस होगा उसका सम हो जाएगा। यानी बात एक ही है, सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, जहां पे मोलर कंडक्टिविटी लिखा है वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखोगे तो दोनों की डिफाइन बन जाएगी। जहां पे हमने मोलर कंडक्टिविटी लिखा वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख दो और बाकी दोनों की डिफाइन सेम होगी। तो ये हो गया कोलरॉक्स लॉ। अब इसका मेन क्या था? इसकी एप्लीकेशन है। इससे फायदा क्या हुआ? अब इससे फायदा ये हुआ कि वीक जो स्ट्रॉन्ग है इसकी वैल्यू तो हम निकाल देंगे एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन वीक की कैसे निकालेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसने कहा कि हम इसका तरीका बताते हैं। जैसे NaCl को तोड़ेंगे हम लोग तो किस में टूटेगा? Na+ में और Cl- में। दूसरा हमने तोड़ा CH3COONa, सोडियम एसीटेट, ये किस में टूटेगा? सोडियम एसीटेट में और सोडियम में। और तीसरा हमने ले लिया यहाँ पे HCl, ये किस में टूटेगा? H+ में और Cl- में। ठीक है, अब क्या करना है? यहां से मैं वीक का निकाल सकता हूं। अभी मैंने क्या कहा था? ये वीक एसिड है, तो इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि देखो पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू को निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट से, और अब इसकी हेल्प से हम वीक की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। अब देखो ये किस किस में है? देखो ये वाला सेकंड इक्वेशन में है और ये H थर्ड इक्वेशन में है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन
सेकंड और थर्ड को प्लस कर देंगे जो भी इसकी वैल्यू आई, और फर्स्ट से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। यानी स्ट्रॉन्ग की हेल्प से आप वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हो। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था। नहीं तो इसको देने का फायदा क्या था, तो ये जो इम्पॉसिबल था उसने उसे आराम से पॉसिबल कर दिया। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तो ये टेक्निक है किसकी, साइंटिस्ट की। दूसरा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन अपॉन इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इससे तो ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती है, ये तो मैक्सिमम है। तो वही उसकी परसेंटेज आ गए। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 से डिवाइड कर देते हो, 70 मार्क्स है तो ये फ्रैक्शन में आ गया आपके पास, तो यहाँ भी ये फ्रैक्शन में आएगा। तो अल्फा मतलब इन दोनों का रेशियो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर तीसरा आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आपने पहले भी कई बार निकाला है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये तीसरा फॉर्मूला था उसका, जिससे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल सकते हो। ये देखो रिपीट करते जाओगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। 2-3 बार 4 बार पढ़ो इससे, तो वो चीज आप भूल ही नहीं सकते फिर। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम टाइम में जाओगे आप और आपके दिमाग से स्लिप हो जाती चीज। ये फॉर्मूला आपको याद था, एग्जाम में घुसे आप लोग और भूल गए आप लोग। उसका रीजन क्या होता है कि हम लोग उसे रिपीट नहीं करते, और जब आप रिपीट नहीं करोगे और कॉन्फिडेंस लेस होता है तो वहां जाते ही हम भूल जाते हैं चीजों को। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ रिपीटिशन को। आप इसे 10 बार पढ़ लो इस चैप्टर को, तो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसमें। फोर्थ पॉइंट इज सॉलिबिलिटी निकालता है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। स्पायरिंगली यानी जो लेस सॉल्युबल होते हैं, तो वो कहाँ से निकलेगा। सॉलिबिलिटी को मैंने कहा था आपको 2 टर्म्स में डिफाइन करते हैं। पहला, अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो, दूसरा मोलैरिटी दी हो। तो आपके पास एक फॉर्मूला है जहां पे मोलैरिटी दी हुई है, कौन सी, ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी है वही क्या है, सॉलिबिलिटी है। तो ये मोलैरिटी की जगह पे आप सॉलिबिलिटी लिखोगे तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट, ये तो अपॉन में चले जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। ये इसका फॉर्मूला बन गया। यानी जब भी क्वेश्चन सॉलिबिलिटी का आएगा तो आपने देखना है कि आपके पास जो डेटा दिए हुए हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला है जो मोलैलिटी को दिखाता है या फिर मोल फ्रैक्शन को दिखाता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी का आपके पास कोई इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। आप कहोगे कि क्वेश्चन इसमें कई बार आएगा सॉलिबिलिटी निकालो, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इस बुक में ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल दो, अगर मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी निकाल दो, वही उसकी सॉलिबिलिटी मानी जाती है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। इसमें बताओ कोई डाउट किसी को, कोलरॉक्स लॉ तक एनी डाउट। आगे बढ़ जाऊं मैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो जो टीचर कहता है अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। और मैं आपको यही प्रिफर करता हूँ हर बार। देखो अभी आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, यानी आप अभी आप टाइम कितना भी दे सकते हो, आप 10 घंटे 15 घंटे भी दे सकते हो। लेकिन जैसे एग्जाम आएगा आपको अलग अलग के लिए टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, और जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके लिए, तो फिर आपके पास प्रेशर आ जाता है। फिर उस समय आप अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि अंडर प्रेशर में वो काम होता नहीं है जल्दी से। तो अभी आप टाइम ज्यादा दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है। और जब आपको चीज रट जाएगी, याद हो जाएगी बिल्कुल दिमाग में, तो फिर भूलोगे नहीं आप। तो फिर वहां पे प्रेशर कम आ जाता है जब आप एग्जाम टाइम आता है। ठीक है, तो अभी उस चीज को हम ऑपरेट करते हैं। अब देखो इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। यानी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा
और उससे केमिकल चेंज होगा। उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस कर सकता हूँ। एक आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला आता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो, आपने एक सेल लिया, सेल में आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड को आपने क्या करना है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे मैंने NaCl मिला दिया, आप CuSO4 मिला दो, कुछ भी मिला सकते हो, ZnSO4 मिला दो। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका। अब जैसे आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या फायदा होगा हमें? कि जो ये आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिखा हुआ है, ये टूट जाएगा। किसमें? Na+ में और Cl- में। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहाँ पहुंची, ये जो इलेक्ट्रोलाइट था आपका वो आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, अब जो प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? प्लस के पास। ठीक है, तो जो प्लस है इसे कहते हैं कैटायन। तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ, इसीलिए इसका नाम कैटायन रखा है। कैटायन मतलब जिसके पास प्लस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड की तरफ जाता है, इसीलिए 2 सी से ध्यान रखना। कैथोड क्यों बोला? कैटायन की वजह से। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और माइनस चार्ज का मतलब एनायन। एनायन क्यों बोला? क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता था, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, कि इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि एनायन एनोड की तरफ जाता है और कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, इसीलिए इसके नाम पड़ गए दोनों के। ठीक है, तो अब जो कैथोड होगा उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? जो Na+ था ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और ये Na यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको सोडियम की प्लेट लगानी है इसके ऊपर से, तो आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सोडियम की क्लियर आ जाएगी इस सैंपल के ऊपर। तो ये कैथोड में आपको कौन मिल गया? सोडियम। और एनोड में कौन मिलेगा आपको? अब देखो, Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये Cl हो गया। और 2 Cl आपस में कंबाइंड होके Cl2 गैस बनाते हैं। तो जब पहले स्टेप की रिएक्शन होती है उसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज मतलब 1 स्टेप की, जो इनिशियल स्टेज की रिएक्शन है, उसे कहते हैं प्राइमरी चेंज हो जाना। और जब उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन हो रही है उसे कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो बुक में लिखा होता है प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज। जो पहले स्टेप की रिएक्शन होती है वो प्राइमरी है क्योंकि इनिशियल हो रही है, उसके बाद जितनी भी रिएक्शन होगी उसे कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, और आपको ये ज्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में। तो अब ये सोचो कि जितने अमाउंट ऑफ आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, अगर आपने सपोज करो कि 50 कुलाम दिया इलेक्ट्रिसिटी को, तो डिपोजिशन हो रहा है। अब मैं आया, मैंने कहा भाई मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे तो कहीं जाना है, जल्दी करो इससे। तो आपने क्या किया? इस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया कि फास्ट करोगे आप, तो आपने 100 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी कर दी। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे क्या होगा? डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी देते जाओगे, ज्यादा बढ़ाओगे, उतनी क्या होगी? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और यही किसने बोला था? फेराडे ने बोला था। तो फेराडे जो लॉ है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपेंड करता है। तो इसके बाद आता है फेराडे लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से ज्यादातर जो मैंने अभी तक बताया है, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं। ये फेराडे लॉ है। अब फेराडे लॉ क्या कहता है? देखो, इसका फर्स्ट लॉ वही है जो मैंने अभी बताया आपको। तो जब फेराडे ने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और इसकी अच्छी स्टडी करी, तो उसने देखा कि अलग अलग अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं तो क्या होगा। 50 कुलाम देखा उसने, देखा कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। फिर उसके बाद उसने 60 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी दी, फिर देखा कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ। फिर 70 कुलाम इलेक्ट्रिसिटी दी, तो उसने देखा कि जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, उतना जो वेट है किसका? सोडियम का डिपॉजिट होने का या क्लोरीन के डिपॉजिट होने का, वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है एट एनी इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी पास्ट की। मैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाता जाऊंगा, डिपोजिशन ज्यादा होता जाएगा। तो उसी को लॉ बना दिया उसने।
खुद ही सोचो, आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे तो जल्दी फास्ट क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। वही फैराडे ने बोला, तो यही उसका फर्स्ट लॉ है। अब अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो जेड कांस्टेंट है, ठीक है। और जेड के लिए उसने कहा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और अगर आपको क्यू नहीं दिया है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड आई टी। और जेड को भी और एक्सटेंड कर दो, क्योंकि जेड की वैल्यू दी नहीं होती है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू आई टी या क्यू। बस ये फर्स्ट लॉ हो गया। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो केवल क्या है, लॉज प्रैक्टिकल ही है। खुद सोचो, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ज्यादा देंगे तो उतना ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी डिपॉजिट हो रहा होगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देंगे। और वही उसने कहा, और ये फर्स्ट लॉ है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब उसने देखा कि चलो हमने पहली चीज तो देख ली, अब दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसने सारे बच्चों को सेम चीज पढ़ाई, एक चीज तरीके से पढ़ाया, लेकिन क्या सारे के सारे बच्चे सेम नॉलेज गेन करेंगे, ए बी सी डी सबकी नॉलेज सेम होगी क्या? अगर एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है और सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या सबकी नॉलेज सेम होगी? नहीं हो सकती है ना। सबकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है, थिंकिंग लेवल अलग अलग होता है, कई चीज होती है उस पर डिफेक्ट इफेक्ट करता है कि वो टीचर के लैंग्वेज को, चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यही उसने देखा कि अब क्या करें, तो उसने क्या किया कि अलग अलग वेसल बना दिए, 1 2 3 4। अब उसने यहां से क्या किया, इन सबको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे तीसरे को यहाँ लगा दिया, चौथे को इधर लगा दिया, सबको सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है। तो सबको अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उससे क्या हुआ, लेकिन उसने काम किया कि यहाँ पे सब में अलग अलग सॉल्यूशन रख दिए, यहाँ पे Zn, यहाँ पे SO4, यहाँ पे AgSO4, यहाँ पे NaNO3, इस तरीके से उसने अलग अलग एलिमेंट को रखा। तो उसने देखा कि सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे उसने देखा Ag के केस में Ag सबसे ज्यादा डिपोजिट हो रहा है। तो फिर उसने देखा कि क्या है इसका रीजन, तो उसने कहा कि अगर हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, किसमें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले ली अगर हमने, और उसमें अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। क्योंकि इसमें पीछे वाला पार्ट मत देखना, मेटल देखना है बस। जैसे जिंक होता है 65.5 अपॉन 2, कॉपर होता है 63.5 अपॉन 2, एजी 108 अपॉन 1, और Na होता है 23 अपॉन 1। तो सबसे जल्दी कौन होगा, Ag, फिर Zn, फिर कॉपर, फिर Na। तो इस तरीके से उसने उसे निकाला। ये तो टाइम खत्म होने वाला है, चलो आज इतना ही बहुत है। कल मैं आपको थोड़ा सा जो बचा हुआ उसे बता दूंगा, लगभग ये 90% खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये टाइम खत्म हो गया आज, तो इतना ही, और स्टॉप कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, बाय बाय।